साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 50 नंबर के वीडियो की। साथियों मैंने पूरी सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप वहां पर जाकर के एक एक वीडियो को देख सकते हो। और साथियों अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको पसंद आता है तो निश्चित रूप से साथियों मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी ये सीरीज। तो देखते हैं इसमें 51 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं। तो आशगु कवि चंदन बाला रास के रचयिता हैं, सबको पता है साथियों ये चीज। तो जो चंदन बाला रास है उसके कवि या रचयिता किसको माना जाता है, आशगु कवि को माना जाता है। अनेक बार ये प्रश्न आया हुआ है। चंदन बाला रास के रचयिता आशगु कवि हैं। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ जीव दया रास, अन्य रचनाएं रचनाकार यहाँ पर दिए गए हैं। नैमित्ति रास जो रचना है उसके रचनाकार है मुनि सुमति गणि। रेवंतगिरी रास रचना के रचनाकार है विजय सेन सूरी। श्रावकाचार के रचनाकार है देवसेन। और स्थूलीभद्र रास के रचनाकार है जीन धर्म सूरी। साथियों आप लोगों को यह महसूस होगा इस सीरीज को जब आप पढ़ रहे होंगे, जब इन क्वेश्चन को आप ये कर रहे होंगे तो आप लोगों के मन में ये बात जरूर आएगी कि शायद यार इन क्वेश्चनों से बाहर, अगर पूरे स्टेट में, पूरे किसी भी भारत के किसी भी स्टेट में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है तो शायद इन क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा आप लोगों को महसूस होगा। और अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइए कैसा लगा साथियों आपको। तो देखिएगा, एक बार फिर देखते हैं चंदन बाला रास के रचयिता कौन है। आशु कवि हैं। और आशु कवि के द्वारा एक और ग्रंथ लिखा गया था जीव दया रास। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी दिए गए हैं। नैमित्ति रास जो रचना है वो मुनि सुमति गणी की है। रेवंत गिरी रास जो रचना है वो विजय सेन सूरी की है। श्रवकाचार किसके रचना है, देवसेन की हैं। और स्थूलीभद्र रास जो रचना है वो जीन धर्म सूरी के। साथियों साथियों यहाँ पर कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, इसलिए इन कंफ्यूजन को आप लोग दूर रखिएगा। नैमित्ति रास, नेमिनाथ रास, रेवंत गिरी रास और स्थूलीभद्र रास। तो देखिएगा कैसे याद रखना है आप लोगों को। नेमिनाथ रास, तो नेमी यानी कि यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है नेमी, यानी कि नेमी से याद हो जाएगा। नेमिनाथ रास यानी कि न से नेमी, यानी कि नेमी से याद हो जाएगा। न से तो नेमिनाथ रास और म से मुनि सुमति गणी। ठीक है ना। और रेवंत गिरिराज से रेवी, रेवंत गिरिराज से रेवी। तो र से रेवंत गिरिराज और वी से जो है विजय सेन सूरी। मतलब ये पहला वर्ड है ना, ये दो दो शब्द है, इनसे पता लग जाएगा आपको। तो नेमिनाथ रास से, न से जो है नेमिनाथ रास तो रचना हो जाएगी। और म से जो है मुनि सुमति गणी हो जाएगा। पे रेवंत गिरिराज से, र से जो है रेवंत गिरिराज हो जाएगा और व से विजय सेन सूरी हो जाएगा। ठीक है। श्रावकाचार देवसेन की रचना है। स्थूलीभद्र रास, स्थूलीभद्र रास का डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, जिन धर्म सूरी इसके राइटर रहे हैं। चलिए आगे 52 नंबर का प्रश्न देखते हैं साथियों। 52 नंबर का प्रश्न है, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया था। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से किस मुख्यतः छंद का प्रयोग किया था, कवित छंद का प्रयोग इसमें किया गया था साथियों। मतलब चंद्र बरदाई से एक क्वेश्चन तो आता ही है, पृथ्वीराज रासो से एक क्वेश्चन तो आता ही है साथियों। देखिएगा, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में मुख्यतया कवित छंद का प्रयोग किया था। बहुत जगह पर एक क्वेश्चन नहीं देखा जाता। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें दोहा, कवित, छप्पे, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि हैं। चंद्र बरदाई को जो है छप्पे छंद का सम्राट कहा जाता है, छप्पे छंद का विशेषज्ञ कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्र बरदाई को जो है हिंदी का प्रथम कवि और पृथ्वीराज को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। देखिएगा एक क्वेश्चन है लेकिन अनेक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। तो चंद्र बरदाई ने
पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया? कवित छंद का प्रयोग किया है। चंद्रप्रदाय में कवि छंद का प्रयोग हुआ है। और कितने छंदों का प्रयोग हुआ था इसमें? 68 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें दोहा, कवित, छप्पे, तोमर, त्रोटक, गाहा ये मुख्य छंद रहे हैं। चंद्रप्रदाय को जो है छप्पे छंद का सम्राट भी कहा जाता है या छप्पे छंद का विशेषज्ञ कहा जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है चंद्रप्रदाय को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है साथियों। तो वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस सीरीज। इस सीरीज को मैंने नाम दिया है साथियों 5000 प्रश्न उत्तर सीरीज। 5000 व्याख्या सहित प्रश्न उत्तर सीरीज, ये मैंने नाम दिया है इसको साथियों। वीडियो आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। एक जो वीडियो आएगा शायद उसमें 150 से 200 क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे। ये वीडियो चलेगा और वीडियो पे क्रम नंबर मैंने डाले हुए हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये जो वीडियो आप सुन रहे हो ये 50 नंबर का वीडियो है। इस तरह से सीरीज आगे बढ़ती रहेगी साथियों। और यहाँ पर मैं करीबन आप लोगों को 20,000 से 25,000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 13,000 क्वेश्चन तो आप लोगों को एक साथ में करवाऊंगा। और ये 5,000 क्वेश्चन की सीरीज में आप लोगों के लिए मैंने आधे काल की चलाई है। एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी, देख लेना आप। चलिएगा 53 नंबर का प्रश्न है, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा था? देखो ये क्वेश्चन अनेक बार आ गया। तो विद्यापति ने मैथिली भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा था? पदावली ग्रंथ ही लिखा था। कौन सा ग्रंथ? पदावली ग्रंथ लिखा था। विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अवध और मैथिली 3 भाषाओं में रचनाएं करी थी। कीर्तिलता, कीर्ति पताका इनकी अवध भाषा में लिखी गई थी। गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा इनका नाटक संस्कृत में ये रचना इन्होंने लिखी थी साथियों। तो 3 भाषाओं में रचना की इन्होंने, और वो थे विद्यापति। तो विद्यापति के बारे में हम लोगों ने ऊपर अनेक प्रश्नों में विद्यापति के बारे में बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पढ़ लिया है साथियों। और शायद आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। देखो इसकी लोगों ने मेरे से पूछा है कि सर इसकी पीडीएफ आप दोगे क्या? इसकी पीडीएफ 100% में आप लोगों को दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर के आप क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहां पर मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा जब ये आदिकाल पूरा हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, पहुम चरिऊ में किसका वर्णन किया गया है? देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न साथियों मैंने भी कहीं नहीं देखा। ये देखा है कि पहुम चरिऊ रचना किसकी है, लेकिन ये देखो पहुम चरिऊ में किसका वर्णन किया गया है? भगवान श्री राम का वर्णन है पहुम चरिऊ के अंदर। ठीक है ना, देखो आप, पहुम चरिऊ में भगवान श्री राम का वर्णन है। और पहुम चरिऊ जो है स्वयंभू की रचना मानी जाती है। इसमें पदम चरित या जैन रामायण कहा जाता है। किसको? पहुम चरिऊ को जो है पदम चरित या फिर इसको जैन रामायण भी हम लोग कहते हैं, कहा जाता है। इसकी भाषा कैसी है? पहुम चरिऊ की जो भाषा है वो अपभ्रंश भाषा है। इसमें कितने कांड हैं? इसमें 5 कांड हैं। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। देखो साथियों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना। शायद आपको भी लगेगा, मतलब मैं क्या बताऊं यार, मेरा तो दिल जो है ना खुश हो जाता है जब मैं इन प्रश्नों की रिकॉर्डिंग करता हूँ, इन प्रश्नों को आप लोगों को बताता हूँ, मेरा मन खुश हो जाता है। इसी तरह से आप भी अगर इन प्रश्नों को पढ़ रहे होंगे आपका भी दिल खुश हो जाएगा साथियों, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिएगा, पहुम चरिऊ किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। पहुम चरिऊ में किसका वर्णन है? भगवान श्री राम का वर्णन है। पहुम चरिऊ को पदम चरित या जैन रामायण कहा जाता है। पहुम चरिऊ को जो है इसकी जो भाषा है वो अपभ्रंश भाषा है। पहुम चरिऊ में 5 कांड हैं। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। पहुम चरिऊ में भगवान श्री राम की जो कथा है वो जैन धर्म के अनुसार
परिवर्तित करके प्रस्तुत की गई हैं। इतने सारे क्वेश्चन साथियों इस एक प्रश्न के अंदर बन जाते हैं। मैंने आपको एक एक प्रश्न के बारे में बता दिया है। अगला प्रश्न है 55 नंबर का, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में लिखी गई हैं? अमीर खुसरो खड़ी बोली के हिंदी खड़ी बोली के जो है वास्तविक कवि माने जाते हैं, आदि कवि माने जाते हैं। तो अमीर खुसरो ने जो है पहेलियां और मुकरियां जो लिखी है वो खड़ी बोली में लिखी थी साथियों। किसमें लिखी थी? खड़ी बोली में। अमीर खुसरो के बारे में भी हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो हैं उनमें बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ। साथियों आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में मेरे सारे वीडियो डले हुए हैं, एक एक वीडियो को आप जो है पढ़िए और इनमें जो भी क्वेश्चन है उनको आप लिखिए। जब आप लिखोगे इन प्रश्नों को, एक एक प्रश्नों को नोट करोगे तो आपके रजिस्टर भर जाएंगे, गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में लिखी गई हैं? खड़ी बोली में लिखी गई हैं। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां खड़ी बोली में हैं। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो अब्बुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि या प्रथम कवि माना जाता है। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार कहा था। विद्वानों ने खुसरो के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुकने और गजल आदि इनके ग्रंथ माने गए हैं साथियों। अगला प्रश्न आता है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? जो डिंगल भाषा है उसका अर्थ क्या है? तो डिंगल भाषा का शुद्ध अर्थ है अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। साथियों जो डिंगल भाषा है शुद्ध राजस्थानी अथवा मारवाड़ी भाषा आती है, जिसमें शुद्ध राजस्थानी का समावेश होता है और अपभ्रंश के योग में बनी हुई है। किसके योग में? अपभ्रंश के योग में बनी हुई एक शुद्ध राजस्थानी भाषा को ही डिंगल भाषा कहा गया है। डिंगल और पिंगल साहित्य राजस्थानी दो प्रकार की हैं। डिंगल जो है पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली साहित्यिक रूप की भाषा है। इसे अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं हैं और श्रृंगारिक रस की जो रचना है वो पिंगल शैली में है साथियों। तो याद रखिएगा, डिंगल शैली में जितनी भी रचनाएं वो वीर रस की रचनाएं हैं और जो भी पिंगल शैली की रचनाएं हैं वो श्रृंगारिक रचनाएं मानी जाती हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? सबको पता है अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो कौन सा माना गया है साथियों? अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा जिला माना गया है। कौन सा? एटा। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में खालिक बारी, दो सूपने, पहेलियां और मुकरियां। इतनी बार जब उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, इतनी बार वो क्वेश्चन रिपीट होता है, तो मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन तो 100% हमें याद हो जाता है। चलिए, शुक्ल जी के अनुसार अमीर रासो के रचनाकार कौन है? शुक्ल जी के अनुसार जो हमीर रासो है उसके रचनाकार है सारंगधर, जो यहाँ दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासो का रचनाकार सारंगधर को बताया। आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्राकृत पेंगलम, जिसके रचनाकार लक्ष्मीधर को बताया। कुछ छंदों के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना की। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया था। राहुल सांकृत्यायन ने, कोई जज्जल नामक कवि रहा, उसको रचयिता घोषित किया था। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर को माना जाता है। आ जाता है ये क्वेश्चन भी। आगे पढ़िए, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना करी थी? विद्यापति की तो 3 भाषाओं में काव्य रचना थी, लेकिन यहाँ पर जो भाषा दी गई है वो केवल मैथिली दी गई है। बाकी संस्कृत और अवध 3 भाषाओं में काव्य रचना इन्होंने करी थी, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन ही राइट होगा। विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य रचना की, संस्कृत, अवध और मैथिली, अतः सी संगत होगा। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ। मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना करी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति को जो है मादकता को नागिन की लहर कहा। विद्यापति निराला ने जो है पदावली की मादकता जो रही है उसको नागिन की लहर कह के पुकारा था निराला ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? अमीर खुसरो ने जो है हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया था? हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो ने जो है हिंदी शब्द के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। देखिएगा,
अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था साथियों। किसका? हिंदवी शब्द का। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, और खुसरो को जो है खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, दो सूखने, खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं साथियों। इस तरह से ये हम लोगों ने 51 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन किए। कहने में तो ये 10 क्वेश्चन है, लेकिन ये 10 नहीं है साथियों, ये 110 क्वेश्चन माने गए हैं वैसे तो। एक ही प्रश्न के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप लोग पढ़िए, दिल से पढ़िए, और ये रोज आप लोगों को एक या दो वीडियो इसके मिलते रहते हैं, तो रोज आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए साथियों। और जरूर इसका फीडबैक दीजिए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, ये प्रश्न कैसे हैं, जरूर फीडबैक दीजिए। और इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पर हिंदी के प्रश्न में डालता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छा लगेगा। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।